नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और सेट प्रैक्टिस लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों को देखिएगा, कितना आप सही कर पाते हैं अंत में कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, कौन सा सेट देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 क्वालिफाई पेपर हिंदी, यानी जो बीपीएससी ट्री 4.0 में पूछे जाएंगे, यानी कि 2-3 में जैसे पूछे गए हैं 30 प्रश्न जो क्वालिफाई पेपर के लिए रहता है, उसमें 22 जो प्रश्न रहता है वो हिंदी का रहता है। तो वही 22 प्रश्नों को बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं उसी स्तर को देखते हुए उन्हीं 22 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हिंदी के जो 22 प्रश्न क्वालिफाई पेपर में पूछा जाता है उसी का जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पहला सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पे डाला हुआ है। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि संपूर्ण जो है क्वालिफाई पेपर की तैयारी हो जाएगी लगभग। और साथ ही व्याकरण का अगर आप टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और सामान्य हिंदी के जो वीडियो है वो भी लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो क्वालिफाई पेपर के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अलग से कुछ देखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका संपूर्ण जो है 22 नंबर की तैयारी हो जाएगा, जिसमें आप बहुत आसानी से 21-22 नंबर पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो ये क्वालिफाई पेपर है, खास करके जो है बनाया गया है। इसमें अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं अपना पेपर का, तो क्वालिफाई पेपर के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए जो है महत्वपूर्ण है। चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 का कर रहे हैं, या 9 to 10 का कर रहे हैं, या 11-12 का कर रहे हैं, सभी के लिए जो है क्वालिफाई पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक एक प्रश्न को देखना अनिवार्य होता है। तो आप लोग क्वालिफाई पेपर को अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि पिछले बार जो मेरिट बना था उसमें क्वालिफाई पेपर जो है बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई थी। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि कहीं से भी आपका रिजल्ट और मेरिट बनने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आज जो है हम लोग सेट 2 देख रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा देख रहे हैं। इससे पहले एक करवाया जा चुका है। इसी तरह हम लोग लगातार 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, साथ ही प्रीवियस सेट को भी देखेंगे। तो 22 प्रश्नों का इसमें जो है अभ्यास करवाया जाएगा, और ये 22 प्रश्न में आप कितना सही कर पाते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प रहता है जैसा कि आपको दिया गया है, अब इसमें से चुनना है सही विकल्प को। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? यानी आपको बताना है कि निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन है। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो आपको एक एक चीज़ों को देखना ज़रूरी है, और जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं कीजिएगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। साथ ही आपको हर एक टॉपिक को, व्याकरण के जो प्रत्येक टॉपिक है उसको आपको देखना चाहिए, जो मेरे चैनल पे बताया जा चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए चाय स्त्रीलिंग है, बचपन भी स्त्रीलिंग है, लेकिन करवाहट जो है पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हित शब्द का विलोम है, यानी हित जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए हित शब्द का जो विलोम होता है वो अहित होता है, यानी विकल्प जो क है इसका सही हो जाएगा। यानी अहित जो है हित का सही विलोम है। स्वहित जो है उसका जो है पर्यायवाची है, ये अहित जो है सही लिखा हुआ नहीं है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकलना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बतानी है। तो कांटा निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाधा दूर होना बिल्कुल सही है। स्वावलंबी होना नहीं। कसर ना छोड़ना ये भी नहीं। तो ये दोनों नहीं होगा, यानी विकल्प क इसका सही हो जाएगा। कांटा निकलना मुहावरा का सही अर्थ होगा बाधा दूर होना। तो देखिए मुहावरा किस तरीका से पूछे जाते हैं ये भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो सदावर्त है विकल्प में, जो कि नहीं है। विकल्प ख जो है सुखद बिल्कुल सही है। सुख देने वालों को सुखद कहते हैं। समदर्शी ये तो नहीं होगा, यानी विकल्प ख हो जाएगा। सुख देने वाला के लिए एक शब्द है सुखद। तो आप जो है मुहावरे नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। मुहावरा और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये सब भेजे जाते हैं और प्रत्येक दिन 1-2 क्वेश्चन वहाँ दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो, ताकि आपको समय पे जनपकारी और प्रत्येक दिन 2-3 प्रश्नों से जो है रूबरू हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ राजा भोग कहाँ गांगू तेरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेरी, तो ये जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए विकल्प दिया है मूर्ख धनवान, ऐसा नहीं है। गुण के विरुद्ध नाम, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, बिल्कुल सही है। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेरी, यानी उच्च और साधारण की तुलना कैसी, तुलना नहीं किया जा सकता है। तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। तो लोकोक्ति भी आपको देखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? अब देखिए ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, छायावाद का उपनिषद इसे कहा जाता है। तो कामायनी के बारे में जो है पूछा गया है कि कामायनी के रचनाकार कौन हैं। तो कामायनी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कामायनी में जो है 15 सर्ग है और इसकी रचना जो है 1935 में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिए। महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पुस्तक लिखने के लिए मिला था, ये ध्यान में रखना है। और रामधानी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी पुस्तक के लिए। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सभी पूछा जा सकता है। तो सामान्य हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, तो सामान्य हिंदी नाम से जो है 15 वीडियो बनाया गया है। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि सामान्य हिंदी आपका कमज़ोर रह पाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देखिए फिर प्रश्न आ गया, मेरा आंचल उपन्यास जो है उसके रचनाकार कौन हैं? तो मेरा आंचल उपन्यास जो है वो बहुत बेहतरीन उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए मेरा आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है और इसमें जो है वर्णन है बिहार के पूर्णिया जिला का, और पूर्णिया जिला का गांव एक है मेरीगंज। मेरीगंज गांव का जो है चर्चा किया गया है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, जिसके कारण हम बता नहीं पाते हैं। और डिजिटल बोर्ड जब होगा तो हाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए हम कोशिश में लगे हुए हैं और आपका सहयोग भी रहा है तो जल्द ही हो जाएगा। तो मेरा आंचल जो उपन्यास है उसका प्रकाशन 1954 में होता है। फणीश्वरनाथ रेणु जो है मेरा आंचल उपन्यास को लिख करके काफ़ी जो है प्रसिद्धि हासिल करते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद हैं, तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि है। मोहन राकेश देखिए नाटक के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखा है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, रहरो के राजहंस और आधे अधूरे जो है इनका प्रसिद्ध नाटक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो बातों बातों में लगभग 5-7 संबंधित जो क्वेश्चन है हमें बता दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना बेहतर हो सके जानकारी दे सकें, ताकि आप जो है अच्छे से इसको करिए और आपका तैयारी बेहतर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो पेपर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई पेपर ज़रूरी होता है। और वही वीडियो ये बनाया गया है क्वालिफाई पेपर के लिए। तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट लगातार करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। अब देखिए, निर्गाय में कौन सा समास है, निर्गाय जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए, विशेषण विशेष या उपमा उपमेय रहता है तो कर्मधारय समास हो जाता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कर्मधारय समास इसका सही आंसर होना चाहिए और बिल्कुल सही है, निर्गाय यानी निरागाय। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, चर्चा कर रहा है निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में संस्कृत भाषा भी है, मैथिली भाषा भी है और संथाली भाषा भी है। तीनों भाषा का चर्चा किया गया है और यहाँ नहीं पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं और हाँ में जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में बैठिए तो 2-3 बार अच्छे से प्रश्नों को पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जानते हुए प्रश्नों जो है गलत आंसर ना कर पाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो विकल्प अंग जो है सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है भक्तिमय में प्रत्यय है। तो भक्तिमय जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। भक्तिमय जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। तो भक्ति जो मय, यानी इसमें जो है तमय भी नहीं हो जाएगा, अय भी नहीं है, यानी मय प्रत्यय है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी भक्ति जोड़मय भक्तिमय। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बतानी है। तो देखिए, आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है हमेशा पूछा जाता रहा है, तो इसको आपको देखना चाहिए। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम भी है, शून्य भी है, अभ्र भी है। तो तीनों जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। जैसा कि आपको पता है गगन भी होता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए पर्यायवाची शब्द। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बात कर रहा है शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी आपको देखना है कि कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए, अतिथि जो लिखा जाता है तो शुद्ध जो वर्तनी है वो विकल्प ग होगा। अतिथि इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क और ख दोनों गलत है। तो 12 का विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे किसका प्रसिद्ध नाटक है। देखिए, आ गया जिसका हम लोग ऊपर में चर्चा कर रहे थे, यही प्रश्न में देखिए देखने को मिल गया यही सेट में। तो आधे अधूरे किसका प्रसिद्ध नाटक है आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का जी नहीं, मोहन राकेश का जी नहीं, प्रेमचंद का जी नहीं। तो कौन है। तो मोहन राकेश ही इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और रहरों के राजहंस। तो ये मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री है, विशाखदत्त है। ये इनके प्रसिद्ध नाटक है। तो ध्यान में इतने रखने चाहिए। और आधे अधूरे जो है मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें सावित्री जो है नायिका रहती है और बाकी किन्नी बिन्नी आदि इसके जो है पुत्र रहते हैं, महेंद्र उसमें है। तो ये सब आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी
निम्न में जो दिए गए हैं उसमें कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो सबसे पहले जानना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ये पता होनी चाहिए। और सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 जो है मुख्यतः सर्वनाम होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है, तो देखिए कोई और कुछ ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और नहीं पूछा है तो यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं है। तो विकल्प क सही हो जाएगा, यानी यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी कोई और कुछ दोनों जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो नहीं और है में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इससे आपको बचना है ताकि आप एक एक नंबर को अपने झोली में डाल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी ह्रस्व स्वर नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, तो देखिए अ, उ और री तीनों जो है ह्रस्व स्वर है और इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें एक छोटी ई भी आता है ह्रस्व स्वर में इसमें, यानी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। तो अब इसमें नहीं पूछा है, तो तीनों के तीनों जो है ह्रस्व स्वर हैं, तो नहीं में यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प अ जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे जो है चौथा और पांचवा विकल्प से आपको बचना है, क्योंकि कन्फ्यूजन में थोड़ा सा उलझा देता है, तो इससे आपको बचना है ताकि एग्जाम में आपका सही से आंसर हो सके। आगे है र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत हो जाएगा, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा, दंत इसका उच्चारण स्थान है। और इसमें क्या हो जाएगा, त वर्ग पूरा जो है दंत से उच्चारण होता है और एक दंत सा है, तो ये भी दंत से उच्चारण होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोदय का संधि विच्छेद होगा। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो सर्वोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो देखिए सर्वोदय ये नहीं है, सर्वोदय ये भी नहीं होगा, सर्वोदय बिल्कुल सही है, ग जो है इसका सही हो जाएगा, सर्वोदय यानी सर्वोदय, विकल्प ग जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ है यानी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। यानी गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो है नीचे चर्चा किया गया है उसको बनाना है। तो देखिए गद्यांश का एक नियम कहता है, हम गद्यांश वाले टॉपिक जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया है बारीकी से, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वहाँ गद्यांश लगभग बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया गया है, जिसके कुछ नियम होते हैं कि गद्यांश में जैसे कहता है वैसा ही आंसर देना है, अपना मन से कुछ नहीं उसमें जोड़ना घटाना है। अब देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृत्यालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। ये संग्रहों के प्रसिद्ध स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति रखती है उतनी उन दोनों में कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में रख जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही है। चीन, फारस पर सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। अब देखिए ये जो गद्यांश है
इससे संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है उसको आपको बताना है। तो इसका देखिए पुस्तकालय का महत्व उसके बारे में चर्चा नहीं किया है, पुस्तकालय की उपलब्धियाँ उसके बारे में उतना नहीं चर्चा किया है। पुस्तकालय और भारत यानी भारत और पुस्तकालय ये चर्चा बहुत विस्तृत है, यानी जो सटीक आंसर होगा उसी को आपको ढूंढना है। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। तो कब नहीं थी ये आपको बताना है। तो लिपि के आविष्कार से पहले ऐसा चर्चा नहीं किया है। पुस्तकों के निर्माण से पहले ये भी चर्चा नहीं किया है। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब गद्यांश बनाइएगा तो आगे पीछे के जो लाइन है उसको जोड़ना घटाना रहता है, यानी उसी से संबंधित प्रश्न रहता है। तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप प्रश्नों को सही से आंसर कर सकें और जानते हुए गलत ना हो। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा महत्व था। क्यों महत्व था आपको बताना है। तो प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि भारत विश्व गुरु माना जाता था। तो ऐसा चर्चा तो नहीं किया गया है गद्यांश में, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। बिल्कुल सही है, इसलिए प्राचीन भारत में भारत का जो है बड़ा महत्व था। तो विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। अब देखिए ग है क्योंकि भारत की समृद्धि विश्वविख्यात है, ऐसा चर्चा नहीं है। तो जो चर्चा रहेगा वही आंसर करना है, अपना मन से जोड़ना घटाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता रहा है। तो ये तो चर्चा नहीं किया है गद्यांश में, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं है। ये तो सही नहीं है क्योंकि भारत रूढ़िवाद देश है। ये भी सही नहीं है। तो कौन सी वस्तु नहीं है भारत में? पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि यहाँ जो है उपयुक्त आंसर नहीं दे पा रहा है। अगर इसको हम गद्यांश से देखते हैं तो यहाँ पता चलता है क्योंकि भारत के लिए जो है यह नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है पहले से भी होता रहा है और गौरव भारत अपने अतीत गौरव पे यानी इसका जीता जागता समूह जो है गवाह है, क्योंकि इसके वर्तमान को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय के लिए यानी इसका जो चर्चा किया है कहीं जो है उपयुक्त आंसर है ही नहीं। तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है आपको बताना है। तो ऊपर चर्चा किया है कि साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन जो है पुस्तकालय है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो 22वां का सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, पुस्तकालय। तो आज मैंने आप लोगों को क्वालिफाई पेपर का प्रैक्टिस सेट 2 प्रस्तुत किया और हमें पूरा आशा ही नहीं विश्वास है कि आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आप जो है अपने मार्ग पे जो चल रहे हैं वो मार्ग पे कायम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपनी सफलता पाया है एक शिक्षक के रूप में। आगे आप भी इसके माध्यम से जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन आपके लिए उपयुक्त समय पे उपयुक्त चीज़ों को प्रस्तुत करता है ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना सही हुआ है 22 प्रश्नों में कमेंट करके बताइएगा। और जो है इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रीवियस सेट को भी करते जाएंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में।